आयरलैंड में एक आदमी अंधेरे जंगल से भाग रहा है। वह डरा हुआ लग रहा है, हालांकि उसे लगातार विभिन्न संख्याओं में पॉइंट ऑफ नो रिटर्न शब्दों वाले संकेत मिल रहे हैं जो किसी चीज की दिशा या दूरी को दर्शाते हैं। हालांकि वह भागने में विफल रहा। अंधेरा जल्दी ही चारों ओर छा जाता है। पक्षियों का झुंड ऊपर से उड़ता है और वह एक पिटा में गिर जाता है। अगले ही पल एक अदृश्य शक्ति उसे पकड़ लेती है और उसे खींच कर ले जाती है। देश के दूसरे हिस्से में मिन्ना नाम की एक कलाकार रहती है जो पालतू जानवरों की दुकान में काम करती है। एक दिन उसका मालिक उसे पड़ोसी शहर के चिड़ियाघर में एक दुर्लभ तोता पहुंचाने के लिए कहता है और मीना मान जाती है। वह रात के लिए पक्षी को घर ले जाती है। वहां वह तोते को बताती है कि उसकी मां 15 साल पहले मर गई थी। अचानक पक्षी जवाब देना शुरू कर देता है। शाम को मीना एक विग पहनती है और एक बार में जाती है जहां वह खुद को एक काल्पनिक नाम वाले लड़के से मिलवाती है जो खुद को बैलरीना होने का दावा करता है। सुबह मीना अपने व्यवहार के लिए तोते से माफी मांगती है, कहती है कि असली तोता शायद पसंद नहीं आएगा। अंत में दोनों अपनी यात्रा पर निकल पड़ते हैं। रास्ते में उसकी बहन लूसी उसे फोन करती है, उसे याद दिलाती है कि उसके पास परिवार और भतीजी है जो उससे प्यार करते हैं और उसका इंतजार करते हैं। मीना गाड़ी चलाना जारी रखती है और अंततः एक पुराने अंधेरे जंगल की ओर जाने वाली सड़क पर पहुंच जाती है। अप्रत्याशित रूप से कार खराब हो जाती है और रुक जाती है और रहस्यमय तरीके से कनेक्शन भी टूट जाता है। तोते का पिंजरा लेकर मीना मदद मांगने के लिए सड़क पर आती है, लेकिन जंगल में अंधेरा और खालीपन है। जब वह वापस उस जगह पर आती है जहां उसने कार छोड़ी थी तो सड़क सुनसान होती है। मीना तेजी से अंधेरे होते इलाके में भटकती रहती है। खुद को खुश रखने के लिए पक्षी से बात करती है और सुझाव देती है कि वे इसका नाम डार्विन रखें। अचानक वह एक महिला को भागते हुए देखती है और उसका पीछा करने का फैसला करती है। मीना एक छोटे से जंगल के केबिन के पास उसे पकड़ लेती है और महिला दरवाजा खोलकर उसे आदेश देती है कि अगर वह चाहती है तो जल्दी से अंदर स्वाभाविक रूप से जीने के लिए। मीना केबिन में भागती है। बुजुर्ग महिला का नाम मैडलिन है। वह कुछ समय से 2 अन्य युवा लोगों सियारा और डैनियल के साथ यहाँ रह रही है। वह तुरंत मीना को एक दर्पण के सामने खड़े होने का आदेश देती है, क्योंकि पर्यवेक्षक अंदर प्रवेश नहीं कर सकते हैं लेकिन बाहर से निरीक्षण करते हैं, जो हर रात सूर्यास्त के बाद आते हैं। दर्पण के पास खड़े होकर मीना को अचानक तालियों जैसी आवाजें सुनाई देती हैं। मैडलिन ने अपने संदेह की पुष्टि की। दर्शक एक नई वस्तु के दिखने पर तालियां बजा रहे हैं। सुबह में मीना घोषणा करती है कि वह जाने का इरादा रखती है, हालांकि अन्य लोग उसे आश्वस्त करते हैं कि यह संभव है। वह जंगल में जाती है। मैडलिन उसे पकड़ती है और समझाती है कि जंगल में मतिभ्रम होता है, लेकिन यहाँ जीवित रहना संभव है। पूरे जंगल में बिखरे हुए चिन्ह उस सीमा को चिन्हित करते हैं जहां से कोई व्यक्ति अंधेरा होने से पहले केबिन तक पहुंच सकता है। लेकिन अगर आप सीमा से आगे निकल जाते हैं तो वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं होगा। उन्हें प्रोफेसर नाम के एक आदमी ने बनाया था, लेकिन अब वह कहाँ है कोई नहीं जानता। उस रात डैनियल दर्शकों के लिए एक शो रखता है, उन्हें नवागंतुक के साथ पेश करता है, लेकिन वे उसे हमेशा की तरह व्यवहार करने के लिए कहते हैं। इस बीच सियरा संगीत चालू करती है और हर शाम की तरह नाचती है। दूसरी ओर मीना को प्यार की रिकॉर्डिंग वाली डिस्क मिलती है। टीवी शो खोजिंग। सुबह में वह और सियरा औषधीय जड़ी बूटियां इकट्ठा करने जाते हैं, क्योंकि उसके लापता पति ने लड़की से डैनियल की देखभाल करने के लिए कहा था। फिर वह आदमी बाहर निकलने का रास्ता खोजने चला गया और गायब हो गया। सियरा बताती है कि हाल ही में उन्हें पूरे जंगल में अजीबोगरीब बिल मिले हैं। दिन के उजाले में पहरेदार यहीं जाते हैं। उसे लगता है कि वह लगभग 5 महीने से केबिन में है। बाद में मैडलिन सुरक्षा नियमों की घोषणा करती है। रात में कभी बाहर न निकलें, किसी के लिए भी दरवाजा न खोलें, हमेशा रोशनी में रहने की कोशिश करें। एक अजीबोगरीब जिंदगी की शुरुआत बिल्कुल एक जैसे दिनों से होती है। मीना अंतहीन शो देखती है और अक्सर शीशे में घूरती रहती है। एक दिन वह शीशे पर दस्तक देती है और तुरंत ही दरवाजे पर दस्तक होती है। मैडलिन सभी को रुकने का आदेश देती है और सब कुछ रुक जाता है। अगले दिन वह और डैनियल शिकार पर जाते हैं। लड़का उसे बताता है कि मैडलिन यूनिवर्सिटी में काम करती थी, इसलिए वह खुद को सब कुछ जानती है, लेकिन वह सबसे लंबे समय से यहाँ रह रही है। डैनियल खुद 8 महीने से केबिन में है, लेकिन उसने कभी किसी को नहीं देखा। लड़के की बात सुनने के बाद मीना डैनियल को एक बिल की खोज में मदद करने के लिए मना लेती है। रस्सी का उपयोग करके मीना नीचे उतरती है, इसकी खोज करती है और पुरानी चीजें ढूंढती है। समाचार पत्र, खिलौने, इलेक्ट्रॉनिक्स के टुकड़े और एक पुरानी साइकिल जिसे वह रस्सी से बांधती है और ऊपर भेजती है। लेकिन फिर रात में सुनाई देने वाली अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती है। बाहर केबिन की दीवारें अंधेरे से गूंजती है। मीना चिल्लाती है और रस्सी उसके पैरों पर गिर जाती है। रोशनी में बाहर निकलते हुए मीना खतरनाक जगह से निकल जाती है और वे शांति से साइकिल से वस्तुओं की जांच करते हैं। यहाँ से भागना संभव हो सकता है, लेकिन मैडलिन की इस पर अजीब प्रतिक्रिया होती है। इस बीच डैनियल इलेक्ट्रॉनिक्स के पाए गए टुकड़ों से एक निगरानी प्रणाली को इकट्ठा करने में कामयाब हो जाता है और दरवाजे के पास एक कैमरा लगा देता है। रात में सब कुछ हमेशा की तरह चलता है। सियरा नाच रही होती है, तभी दरवाजे पर दस्तक होती है और डैनियल बताता है कि कोई व्यक्ति आया है। मैडलिन दरवाजा खोलने से मना करती है, लेकिन उन्हें सियरा के पति की आवाज सुनाई देती है। सारा ये साबित करने की कोशिश करती है कि ये जॉन है, उससे पूछकर कि वह कौन सी किताब पढ़ रही है, लेकिन वह जवाब नहीं देता। हालांकि उन्होंने ये किताब जॉन की सलाह पर साथ में खरीदी थी, लेकिन वह आदमी मौत से बचने की भीख मांगता है। सियरा कैमरे में देखने के लिए कहती है, लेकिन जब वह उसकी ओर झुकता है तो कोई चीज उसे जंगल में खींच ले जाती है। तुरंत ही शीशे पर दस्तक होती है, जो पहले से कहीं ज्यादा तेज होती है। मैडलिन लोगों के सामने खड़ी हो जाती है, जैसे कि उन्हें डाल बना रही हो, और सुबह दस्तक बंद हो जाती है। मैडलिन साइकिल को गड्ढे में फेंक देती है और मांग करती है कि वे अब नियम न तोड़ें।
बाद में मीना को अपनी बहन और माँ याद आती है, जिन्होंने लड़कियों को कार की सवारी के लिए आमंत्रित किया था। मौसम सुहाना था और मीना ने खिड़की खोली। उसकी माँ ने उसे खिड़की बंद करने के लिए कहा क्योंकि हवा उसे परेशान कर रही थी, लेकिन मीना ने उसकी बात नहीं सुनी। वह अपनी माँ की नकल करती रही जो सड़क से भटक गई थी। जो त्रासदी हुई उसके लिए मीना आज भी दोषी महसूस करती है। जल्द ही सर्दी आ गई, दिन छोटे होते गए, रातें ठंडी होती गई और भोजन की कमी होती गई। केबिन के निवासियों के बीच झगड़े बढ़ने लगे। एक दिन सियरा जंगल में चली गई। मीना ने उसे पकड़ लिया और उसने कबूल किया कि उसे लगा कि जॉन असली है। वह घर की ओर भागती है जहां से डेनियल की चीखें सुनाई देती हैं। मैडलिन और मीना से नाराज होकर उन्हें अंदर जाने से मना करने पर महिलाएं एक पेड़ के नीचे छिप जाती हैं और जल्द ही जंगल से निकलते हुए दुबले पतले मकड़ी जैसे राक्षसों को देखती हैं, जो केबिन की खिड़की के पास आते हैं और भयानक तीखी आवाजें निकालते हैं। देखने वाले डेनियल और सियारा को घूरते हैं, जबकि मीना और मैडलिन उनके जाने का इंतजार करती है ताकि वे केबिन में वापस आ सकें। जब वे जाते हैं तो महिलाएं दरवाजे की ओर दौड़ती हैं और अंदर जाने की भीख मांगती हैं। डेनियल मना कर देता है और फिर मीना उसे अपनी मां के प्रति अपने अपराध के बारे में बताती है। वह उसे यह समझने के लिए कहती है कि उसे जीवन भर कष्ट सहना पड़ेगा, ये महसूस करते हुए कि वह लोगों की मौत के लिए जिम्मेदार है। दरवाजे खुलते हैं। वे चारों तुरंत आईने के सामने खड़े हो जाते हैं, उम्मीद करते हैं कि वे दर्शकों को यह विश्वास दिला सकें कि वे अपनी जगह पर हैं। मैडलिन स्वीकार करती है कि उसने उन्हें कुछ चीजों से बचाने की कोशिश की थी। वह इतिहास और पौराणिक कथाओं को पढ़ाती थी और उनके विपरीत स्वेच्छा से यहाँ आई थी। केवल यहीं उसे एहसास हुआ कि यह जगह कितनी खतरनाक थी। एक बार वह अकेले शिकार करने गई और सूर्यास्त के समय खुद को देखा। बिल्कुल हूबहू नकल नहीं, लेकिन बहुत मिलती जुलती। देखने वाले एक प्राचीन प्रजाति के हैं जिनके कई नाम हैं, चेंजलिंग, पंख वाले, परियां। वे लोगों का अध्ययन करके उनका प्रतिरूपण करते हैं और वे उन्हें कभी जाने नहीं देते। दस्तक और केबिन के निवासियों की आवाजें बाहर सुनाई देती हैं। फिर डैनियल को फर्श में एक हैच मिलता है जिसके बारे में उन्हें पता भी नहीं था। नीचे उतरते हुए वे भोजन और उपकरणों से भरे एक अच्छी तरह से किलेबंद और सुसज्जित रहने की जगह पाते हैं। मीना एक पुराने कंप्यूटर को चालू करती है और एक वीडियो रिकॉर्डिंग में प्रोफेसर का चेहरा दिखाई देता है, जिसका असली नाम रोडी किलमार्टिन था। वह सबसे पहले वॉचर्स का अध्ययन करने वाले थे और उनकी उत्पत्ति के बारे में जानने की कोशिश की। 1979 में वैज्ञानिक ने इस जगह को पाया जिसे उन्होंने वंडरलैंड कहा। हर शाम वॉचर्स उसकी खिड़की पर आते थे और उसका अध्ययन करते थे। इससे पहले कई सालों तक प्रोफेसर के सहकर्मी उनकी कहानियों पर यकीन न करते हुए उन पर हंसते थे। फिर उन्होंने आसपास के दूर दराज के गांवों के लोगों की मदद से यह बंकर बनाया। उन्होंने अकेले लोगों या बुरी आदतों वाले लोगों को चुना ताकि उनके गायब होने पर ज्यादा ध्यान न जाए, क्योंकि हर शाम वह उन्हें बाहर खाना खाने के लिए मना लेते थे। अंदर छिपकर वह देखता था कि निगरानी करने वाले उनसे कैसे निपटते हैं। इस तरह यह बंकर खून से बनाया गया था। एक दिन एक पहरेदार उसके सामने लाल बालों वाली लड़की के रूप में प्रकट हुआ। वह दूसरों से बहुत अलग थी, मानो वह अनोखी हो और जिज्ञासु और हानिरहित दिख रही हो। तभी उसे एहसास हुआ कि अगर वह परियों के रहस्य को खोल दे तो वह मौत पर भी विजय पा सकता है। उसने असंभव काम किया, इस लड़की को पिंजरे में फुसलाया और उससे दोस्ती करने की कोशिश करते हुए संचार पर प्रयोग शुरू किए। वह रूप बदलती रही, कभी कभी लंबी भुजाओं वाली एक भयावह प्राणी में बदल जाती, लेकिन ऐसा लगता था कि वह उसकी बात सुन रही थी। वह उसके करीब और समझने योग्य हो गई। लेकिन अब प्रोफेसर को एहसास हुआ कि उसने कुछ भी महत्वपूर्ण हासिल नहीं किया है और वह अपना जीवन समाप्त करने के लिए तैयार था। वह नदी के किनारे एक नाव सेट कर आ गया और ये एकमात्र रास्ता है, बस पक्षियों का पीछा करो। वह उत्तरजीवी से अपने विश्वविद्यालय कार्यालय में जाने और वहां पाए गए सभी दस्तावेजों को नष्ट करने के लिए कहता है, और अब वो उसके पास जाएगा और हमेशा के लिए यहाँ रहेगा। आखिरी रिकॉर्डिंग में वे किलमार्टिन को ऊपर चढ़ते हुए देखते हैं। गोलियों की आवाजें सुनाई देती हैं और फिर सब शांत हो जाता है। ये महसूस करते हुए कि ये जंगल में उनकी आखिरी रात है, सियरा संगीत चालू करती है और डैनियल को नृत्य करने के लिए आमंत्रित करती है, लेकिन वह जाने को लेकर परेशान लगता है। वह कहता है कि उसका परिवार अव्यवस्थित है और उसके पास लौटने के लिए कोई जगह नहीं है। फिर लड़की उसे कुछ समय के लिए अपने साथ रहने की पेशकश करती है, जब तक कि वे उसके लिए एक अच्छा व्यवसाय और रहने की जगह नहीं ढूंढ लेते, क्योंकि वे अच्छे दोस्त बन गए हैं। सुबह में समूह भागने के लिए निकल पड़ता है, मिनास पैरेट में संकेतों द्वारा निर्देशित, जिसे उसने उन्हें नेतृत्व करने के लिए कहा। जल्द ही वे एक विशाल सुरंग के प्रवेश द्वार को कवर करने वाली जमीन में एक विशाल पत्थर की डिस्क तक पहुंच जाते हैं। मैडलिन बताती है कि यह वह जगह है जहां प्राचीन परी जाति के अंतिम प्रतिनिधियों को बंद कर दिया गया था, जो कभी मनुष्यों के साथ बहुत दोस्ताना थे। कई शताब्दियों के बाद वे सतह पर आने में कामयाब रहे, लेकिन अब दोस्ती नफरत में बदल गई है। वे यहाँ रहते हैं क्योंकि वे जादू से बंधे हुए हैं, इसलिए उन्हें दूर भागना पड़ता है। वे पूरे दिन चलते हैं, शाम ढलती है, लेकिन कोई नदी या नाव नजर नहीं आती। बारिश शुरू हो जाती है और जब वे पक्षियों के विशाल झुंड को एक दिशा में उड़ते हुए देखते हैं तो वे निराश हो जाते हैं। वे उनके पीछे भागते हैं और नदी तक पहुंच जाते हैं। महिलाएं नाव की ओर दौड़ती हैं। जब डैनियल अपने पीछे चीखें सुनता है और जॉन को देखता है, वह उसके लिए वापस आता है। इस बात पर खुश होता है कि वह आदमी बच गया, लेकिन वह एक बदला हुआ आदमी निकलता है। महिलाएं चिल्लाती हैं, डैनियल से भागने की भीख मांगती हैं, लेकिन वह नहीं सुनता और देखने वाले के हाथों मर जाता है, जो फिर उसका रूप ले लेता है। जबकि मैडलिन, मीना और सियारा नदी के किनारे चलते हैं। महिलाएं नाव में जागती हैं और देखती हैं कि वे सभ्यता में लौट आई हैं।
वे एक बस रोकती हैं और संगीत सुनते हुए शहर की ओर जाती हैं और अब उन्हें एहसास होता है कि यह खत्म हो गया है। बाद में मीना उस विश्वविद्यालय में जाती है जहां किलमार्टिन काम करता था, उसकी भतीजी बनकर उसके कार्यालय में प्रवेश करने और उसकी अंतिम इच्छा को पूरा करने के लिए। वहां उसे और दस्तावेज, तस्वीरें और एक रिकॉर्डिंग मिलती है जिसमें वह परियों और स्थिति पर चर्चा करता है कि दुनिया में अभी भी आधे खून के बच्चे हैं। मीना को तस्वीरों का एक ढेर मिलता है और उन्हें देखकर वह बहुत हैरान लगती है। शाम को मीना सायरा के घर जाती है। प्रोफेसर के सामान से मेरिलीन की एक तस्वीर दिखाती है और बताती है कि यह उसकी पत्नी है जो कई साल पहले मर गई थी। इसलिए जिस मेरिलीन के साथ वे कैबिन में रहते थे वह एक विशेष नौका थी जो दिन के दौरान चलने में सक्षम थी। यह वह थी जिसे किलमार्टिन ने पकड़ा था। वह उसे मार नहीं सका और उसने सभ्यता में लौटने के लिए मैडेलीन का रूप धारण कर लिया। फिर एक कार घर के पास आकर रुकती है और असली सियारा बाहर निकलती है, जबकि वह जिससे बात कर रही है वह वास्तव में एक परी है। ये महसूस करते हुए कि उसकी पोल खुल गई है, परी मीना को बेहोश कर देती है और फिर से अपना रूप बदल लेती है। जब डेनियल में बदल जाती है, वे बस दूसरी प्रजातियों की तरह जीना चाहते हैं, लेकिन मानवीय घृणा के कारण उन्हें भूमिगत रहने के लिए मजबूर होना पड़ता है। मार्टिन को मारने के लिए मीना के पास जाती है। घर में परी उसका रूप धारण कर लेती है और लड़की को मारने की तैयारी करती है, लेकिन मीना कहती है कि कहीं न कहीं उसके जैसे और भी लोग हैं, क्योंकि वह आधी इंसान है, और स्वीकार करती है कि इंसानों द्वारा परियों को उनकी दुनिया से निकाल देना अनुचित था। परी नरम पड़ जाती है और अपने पंख फैलाकर स्वीकार करती है कि मीना सही हो सकती है रेस्ट में, और वह उड़ जाती है। मीना हीरा को पुनर्जीवित करती है। बाद में वह अपनी जुड़वा बहन लूसी से फिर मिलती है और आखिरकार अपनी मां की मौत के लिए खुद को माफ कर देती है। वह उसे अपने अनुभव के बारे में बताती है और स्वीकार करती है कि वह अभी भी मैडलिन को दूसरे लोगों के रूप में देखती है। उसकी भतीजी मीना को उसका और डार्विन का एक चित्र दिखाने आती है जिसे वह अभी भी पालतू जानवर के रूप में रखती है। इस बीच बाहर लाल बालों वाली एक लड़की दिखाई देती है जो उनके अपार्टमेंट की खिड़कियों को देखती है और एक अजीब चेहरे वाली लड़की का रूप लेती है। ये शायद कोई हॉरर फिल्म नहीं है, बल्कि एक डरावनी सोने की कहानी है। जब कोई बच्चा सोना नहीं चाहता और कुछ डरावना मांगता है तो सब कुछ धीरे धीरे और स्वादपूर्ण तरीके से आगे बढ़ता है, लेकिन अंत कुछ हद तक सांसारिक यद्यपि रहस्यमय तरीके से सामने आता है।